Good morning, students. In the last class, we have discussed dissolution of partnership form. Dissolution of partnership form का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाता है। ये डिफरेंट है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन में क्या होता है, आपका पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो चलता रहता है, सिर्फ रिलेशन बदलता है। सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस जो है चलता रहता है। लेकिन पार्टनरशिप में जब डिसोल्यूशन होता है तो उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। देखो, जब बिजनेस खत्म हुआ तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें जो एसेट्स हैं उसको ट्रांसफर करने का तरीका सीखा था, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का तरीका सीखा था। अब हम इस क्लास में सीखेंगे कि अगर मान लीजिए एसेट हमें ट्रांसफर कर दी, तो पहले स्टेप में हमने क्या सीखा था कि एसेट ट्रांसफर कर दी। एसेट कहाँ ट्रांसफर होती है, डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट है, मान लीजिए फर्नीचर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जो है क्या करेंगे, ये करेंगे या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एसेट ट्रांसफर कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एसेट अकाउंट को क्लोज कर रही हूँ। जब मैं एसेट अकाउंट को क्लोज करूंगी तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे तब क्लोज करने के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट ये एंट्री करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। वो तो हमने सीखा कि कैसे हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे सिमिलरली लायबिलिटी को जब ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। हम उसको लायबिलिटी क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। हम लायबिलिटी में यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो पैसा हमें बाहर के लोगों को देना होता है उसको हम बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। अब क्या है, अब जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए उसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे कि हाँ रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे हम, जो है अगर हम लायबिलिटी को क्लोज कर रहे हैं तो हम करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में हम लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। डेबिट साइड अगर हम रियलाइजेशन की देखें तो हम एसेट ट्रांसफर करते हैं। ये ना ट्रांसफर करने के एंगल आपको समझ आ गया। जब हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं सिर्फ वही लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं जो कि आउटसाइड होती है, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हम इस एसेट को सेटल कैसे करते हैं। तीन तरीके हैं, या तो हम एसेट को कैश में बेचें। मान लीजिए हमने बिल्डिंग को कैश में बेचा, तो क्या होगा, जब हम बिल्डिंग को कैश में बेच रहे हैं, देखो एसेट अकाउंट हम बिल्डिंग अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बिल्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ था हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं, अगर सपोज करिए हमने बिल्डिंग बेची 1 लाख की, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हमारे पास कैश आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग नहीं लिखते क्योंकि बिल्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब कहाँ चला गया, रियलाइजेशन। तो जो भी एंट्री होगी सेल परचेज की वो रियलाइजेशन के थ्रू होती है। तो जब हम कोई एसेट जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बेची है, तो हम क्या करेंगे, या तो बैंक लिखेंगे या कैश अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बिल्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी था बिल्डिंग अकाउंट को हम क्लोज कर चुके हैं और वो सारा बैलेंस का है रियलाइजेशन अकाउंट है। ऐसे अगर मान लो स्टॉक बेचते हैं 60,000 का, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेम एंट्री की जाती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई एसेट पार्टनर ले लेता है, तो जिस भी पार्टनर ने वो एसेट लिया उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश नहीं आ रहा, वो पार्टनर वो एसेट ले रहा है। मान लीजिए फर्नीचर है, ए टेक अवे द फर्नीचर ऑफ 50,000, ए ने फर्नीचर ले लिया 50,000 का। अब फर्नीचर अकाउंट में तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, और पार्टनर जो है पार्टनर ने लिया है, तो हमें क्या करना है, पार्टनर से पैसा लेना है, इसलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। टू रियलाइजेशन समझ आ गया। तो जब भी हम एसेट को बेचते हैं और पार्टनर लेते हैं, चाहे हम कैश में बेचें चाहे पार्टनर लेता है, एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू ही होती है, क्योंकि उस अकाउंट के जो है वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जब हम बेचते हैं, अगर मान लीजिए पार्टनर ने लिया है, तो हम लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसे पार्टनर लिया उसका नाम आ जाएगा। और क्यों नाम आएगा, क्योंकि कैश नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ए मान लो ए लिया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा।
तीसरा केस क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एसेट जो है कोई क्रेडिटर ले लेता है कि ठीक है कि मैं फर्नीचर ले जाता हूँ, मुझे 50,000 लेते थे, मैं आपका फर्नीचर ले लेता हूँ उसकी पेमेंट के बदले। पेमेंट जो जितने भी उसके ड्यूज है उसके बदले में अगर वो कोई एसेट लेता है तो नो एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के क्वेश्चनों में बहुत बार आती है। तो जब भी कोई एसेट कोई क्रेडिटर लेता है तो कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, एसेट भी ट्रांसफर है और जो क्रेडिटर है उसका अमाउंट भी रियलाइजेशन एक डेबिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पर, इसलिए जो है कोई भी एंट्री नहीं की जाती। समझ आ गया? तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम एसेट को सेटल कर सकते हैं। अब लायबिलिटी साइड पर आ जाइए। अगर मान लीजिए हमें आउटसाइड लायबिलिटी पे करनी है, देखिए लायबिलिटी का चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, हमें आउटसाइड लायबिलिटी पे करनी ही होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, मान लीजिए 3 लायबिलिटी है, एक क्रेडिटर है, एक बिल्स पेबल है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक लोन एक क्रेडिटर है, ठीक है, एक बिल्स पेबल है, एक बैंक लोन है। इसमें बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा, 2 के बारे में लिखा है कि कैसे कैसे हमें कितना कितना हमें उसे पे करना है और हमने कितना पे किया। तो जिसके बारे में मान लीजिए बैंक लोन के बारे में नहीं लिखा तो हमें पे जरूर करनी होती है। तो हर केस में आउटसाइड लायबिलिटी को पे करना होता है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना हो। तो आपको ये चेक करना है कि जितनी भी आपने लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखी है वो पे हुई है या नहीं हुई है। तो हमेशा उन्हें जो बुक वैल्यू है उसी से पे किया जाता है, इफ नथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन। अब 2 तरीके हैं, लायबिलिटी को या तो कैश में पे करो, अगर हम लायबिलिटी को कैश, मान लीजिए क्रेडिटर को पे करें, अब हम क्रेडिटर अकाउंट जो है क्रेडिटर पे करें, हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। क्यों? क्रेडिटर में तो कुछ भी नहीं है, वो सारा अमाउंट कहाँ गया हुआ है? रियलाइजेशन में। तो जो भी एंट्री पेमेंट की होती है या एसेट को बेचने की होती है वो रियलाइजेशन के थ्रू होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मान लीजिए क्रेडिटर 50,000 के हैं तो हम यहाँ करेंगे बीइंग क्रेडिटर्स पेड। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर कहता है ठीक है मैं एक बैंक लोन जो है 1 लाख का चुका दूंगा, अगर ऐसा होता है तो पार्टनर कह रहा है कि मैं लायबिलिटी चुकाऊंगा या सेटल करूंगा, तो हम क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर कह रहा है, मान लीजिए ए है, बी है, अगर बी है तो बी का नाम आ जाएगा, ए है तो ए का नाम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी में जो है कुछ नहीं है, मान लीजिए बैंक लोन ही है, बैंक लोन अगर 1 लाख का है तो हम बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं करेंगे, हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो है ए कैपिटल अकाउंट, अगर ए ने बैंक लोन चुकाया है तो। बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हम लायबिलिटी को रीपे करते हैं तो लायबिलिटी अगर कुछ नहीं लिखा तो बुक वैल्यू पे ही रीपे की जाती है और एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू ही की जाती है, क्योंकि उस लायबिलिटी में अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम इसी को एक क्वेश्चन के द्वारा जो है समझते हैं कि कैसे हम एंट्री करते हैं। एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपकी बुक का टीएस ग्रेवाल का। अधिराज और करण जो है 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। एक पहली इलस्ट्रेशन है कि फर्नीचर ऐसा करा जाएगा जिसको बेचा है 7,000 का बाय ऑक्शन, ऑक्शन मैंने नीलामी की गई है और ऑक्शनर ने जो कमीशन लिया वो 2,000 का। इसका मतलब आपने बेचा कितना है 68,000 का और उसमें से कमीशन आपने दी है यानी 2,000। तो जो अमाउंट आपको मिला है वो 68,000 माइनस 2,000 होगा, क्योंकि कमीशन भी लेस की जाएगी। अब एंट्री देखिए, अब आपने फर्नीचर बेचा है, जो भी एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन किया है, क्यों रियलाइजेशन किया है? क्योंकि फर्नीचर में कुछ नहीं है। अगर कोई भी एसेट हम बेचते हैं तो एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू ही की जाती है। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट 66,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000 से करेंगे। एक मैं सेकंड एंट्री स्किप कर रही हूँ, कोई खास मुश्किल नहीं है। एक एंट्री देखिए सेकंड, आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक 80,000 का है जिसमें करंट एक पार्टनर कहता है कि मैं 50% स्टॉक का ले लूंगा। अब बेटी वैल्यू क्या है स्टॉक की? तो आपका टोटल स्टॉक जो है वो आपका जो है 80,000 का है। अब इसका 50% कौन ले रहा है? करण ले रहा है। 50%
टोटल वैल्यू स्टॉक की 80,000 थी, जिसमें से करंट पार्टनर का नाम है, उसने 50% स्टॉक लिया है, कितने में? 20% डिस्काउंट, यानी कि 50% की वैल्यू कितनी हुई स्टॉक की? 40,000, इसमें से 20% डिस्काउंट लेस कर देंगे, वो करंट ने स्टॉक को लिया है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? अब इधर देखिए, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास बैंक कैश नहीं आ रहा, क्योंकि करंट ने ली है, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। 32,000 कैसे आया? 40,000 में से आप 20% डिस्काउंट लेस करेंगे, उतने पर उसने जो है स्टॉक को लिया है। ये एंट्री समझ आ गई सबको? ये देख लीजिए कि देखो 50% स्टॉक की बात कर रहे हैं हम दो भागों में बांटेंगे स्टॉक को। ये टोटल स्टॉक है, 50% 40,000 हो गया, 50% फिर 40,000 हो गया। तो हम पहले 40,000 की बात कर रहे हैं, वो करंट मिला है। तो 40,000 जो स्टॉक है उसने 20% डिस्काउंट लिया है, तो 40,000 में से 20,000 लेस कर देंगे, तो आपके जो है आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 8,000। तो 40,000 माइनस 8,000 तो हो जाएगा आपका 32,000। तो इतने में स्टॉक जो है करंट ने लिया है। अब दूसरे पार्ट की बात देखते हैं। जो दूसरा स्टॉक है जो है उसमें क्या है? उसने बोला है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड। रिमेनिंग का मतलब 50% एट 30% ऑन कॉस्ट जो है, इसका मतलब क्या है? 30% ऑन कॉस्ट एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ स्टॉक है, बचा हुआ स्टॉक कितना है बेटा? 40,000, क्योंकि 50% तो करंट ने ले लिए, बाकी कितना बता? 40,000। 40,000 में जो उसने लिए जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हमने कितने में बेचा है? 30% कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट पर बेचा है, यानी हमें लाभ पर बेचा है स्टॉक को। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40,000 तो उसकी वैल्यू थी, 30% का प्रॉफिट निकालेंगे, वो 40,000 पे निकालेंगे, 4 के 12 यानी पिछले 12,000 और जोड़ देंगे 40,000 में, तो आपका हो गया 52,000। ये मैंने एंट्री लिखी। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ गया आपका, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो जो पार्ट आपने मार्केट में बेचा उसकी एंट्री अलग करेंगे, और जो पार्ट जो है पार्टनर ले रहा है उसकी एंट्री अलग की जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपका स्टॉक का 80,000 का कुछ पार्ट पार्टनर ने लिया है, कुछ पार्ट आपने मार्केट में बेचा है। जो मार्केट में बेचा है उसकी एंट्री अलग होगी, जो पार्टनर लिया है उसकी एंट्री अलग होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। थर्ड पार्ट देखिए कि एक बीआर है, यानी बिल रिसीवेबल है 3,000 का, वो डिसऑनर हो गया था, क्योंकि पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो गया था। उसको आपने क्या किया है? बिल वाज मेट बाय द फर्म ने उसको क्या किया है? पे किया है। तो इसमें क्या है कि ये बीआर है और फर्म उसे पे कर रही है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पे कर रही है जो है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक का मतलब पैसा जा रहा है आपका, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। मेट बाय फर्म का मतलब है फर्म उसकी पेमेंट कर रही है। तो जब भी फर्म किसी चीज की पेमेंट करती है तो पैसा जाता है, तो सबसे पहले तो टू बैंक लिखो। तो जब हम कोई चीज की पेमेंट कर रहे हैं, ऊपर रियलाइजेशन आएगा, ना तो लायबिलिटी का नाम आता है ना ही एसेट का नाम आता है, क्योंकि रियलाइजेशन के थ्रू सारी एंट्री हम करते हैं। फोर्थ एंट्री देखिए, एक बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 56,000 जो है इसको बांटना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि ये क्या है? आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो उनको कहाँ जाते हैं? उनकी कैपिटल अकाउंट में उनकी एंट्री की जाती है। उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे? दो पार्ट बनाएंगे, अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। अब ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों किया है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट। उसको क्लोज करने के लिए हमें अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको हमें उसके शेयरिंग रेशियो में बांट दिया दोनों पार्टनर के बीच में। तो इस तरह से आपने देखा कि एक क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं जनरल एंट्री के थ्रू। तो हमने इसमें आपको अभी तक यही सिखाया है कि किस तरह से हम क्वेश्चनों को जो है किया जाता है। अब मैं एक चीज आपको और बता रही हूँ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, एक थोड़ा सा कंसेप्ट हम जो है और लेके चलते हैं कि आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में हम और कर लेते हैं कि कैसे इसे किया जाता है।
जनरल रिजर्व है, तो ये सारे जितने भी रिजर्व हैं इनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया जाता है। अब ये तो आपको क्लियर होगा कि इनको हम ट्रांसफर करें। ये वाला देखिए, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या है, आपने वर्कर कंपनसेशन लायबिलिटी भी पढ़ा है। अगर किसी क्वेश्चन में हम इसी को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए रिजर्व है 75,000। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज करिए कि ना ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:2 दिया, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ वर्कर कंपनसेशन जो है सपोज करिए 10,000। अगर कोई लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाती है 10,000 की, इसका मतलब क्या है, ये ध्यान रखना, अगर वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और लायबिलिटी भी दी हुई है, तो जितने पोर्शन से लायबिलिटी अराइज हो रही है उतने पोर्शन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो बैलेंस बच जाता है, बैलेंस कितना बचेगा बेटे? 75,000 में से आपने 10,000 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 65,000। 65,000 जो है ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और 3:2 में बच जाएगा। और दूसरी एंट्री क्या है? पहला ये लायबिलिटी कितने की अराइज हुई है? 10,000 की। जो लायबिलिटी अराइज होती है उसकी दो एंट्री होती हैं, क्योंकि हम उसको लायबिलिटी क्या करते हैं, हम वर्कर कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? मैंने अभी आपको बताया जितने की लायबिलिटी अराइज हुई है उतना रिजर्व जो है आपका ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जो लायबिलिटी है 10,000 की वो चली गई रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ आ रहा है सबको जो है? अब जब भी लायबिलिटी अराइज होती है एक एंट्री को आप करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री करते हैं उस जो है उस लायबिलिटी को पे करने। ठीक है, सबको समझ आ गया कि हम जो है उस लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, हम उस लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। अब दूसरी एंट्री है जो 10,000 है, इसकी पे करने की एंट्री होगी, तो पैसा दे रहे हैं तो कैश जा रहा है तो बैंक अकाउंट 10,000 से, ठीक है। अब क्या है, ये है आपका क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब भी लायबिलिटी अराइज होती है तो ये दो एंट्री की जाती है। तीसरा पार्ट है कि कितना बच गया, जो रिमेनिंग वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है, कितना बच गया बेटा? 75,000 माइनस 10,000 की लायबिलिटी होगी जो है, हमारा रिजर्व कितना बच गया? 65,000 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए एंड बी में, किस रेशो में? 3:2 जो आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है वर्कर कंपनसेशन का काम किया जाता है। सपोज एक और केस देखते हैं हम, सेम ही चीज है। बी केस देखिए, अगर लायबिलिटी जो है आपकी 80,000 की, लायबिलिटी फॉर वर्कर कंपनसेशन रिजर्व कितने की है? 80,000। अब ये लायबिलिटी ज्यादा है, रिजर्व हमारे पास कम है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम उतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं रियलाइजेशन में जितने का हमारे पास रिजर्व है। तो हम पहले एंट्री करेंगे वर्कर कंपनसेशन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से जितने का हमारे पास रिजर्व। दूसरी एंट्री मैंने बताया कि लायबिलिटी को पे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितने की लायबिलिटी है 80,000 की, तो अपने आप में रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस जो है कैलकुलेट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में एक थर्ड केस देख लो, नो लायबिलिटी इज गिवन, यानी वर्कर कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ रिजर्व दिया है, तो सारा का सारा वर्कर कंपनसेशन रिजर्व आपको बांटना है ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरह से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जो है मैंने आपको समझाया कि सिर्फ इसमें इसका ट्रीटमेंट आपका डिफरेंट होता है। एक बात और ध्यान रखना, एक है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ये दिया हुआ है जो है, अगर खाली रिजर्व दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, तो ये एसेट साइड पर ट्रांसफर करेंगे और इसको लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफर किया जाता है। एक और चीज है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर क्वेश्चन प्रोविजन फॉर बैड डेट भी दिया हुआ है और डेटर भी दिए हुए हैं, तो डेटर एसेट साइड पर रहेगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ये लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफर किया जाता है। बाकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का आपको दिया हुआ है, या जो है आपका जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इन सबको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जो है लॉसेस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब बेटे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये सब चीजें आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आते हैं। इन तीनों चीजों की डेबिट बैलेंस है तो हम कैंसिल करने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि ये अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। आई थिंक जो है आपका जो है रिजोल्यूशन से रिलेटेड आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब आपको जितने भी इलस्ट्रेशन दी हुई है क्वेश्चन की जो है बुक में, आपको वो सोल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हो या अपनी प्रॉब्लम को मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आपका एक और वीडियो आपको शेयर कर दूंगी जिसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है, कई बार पार्टनर पे करता है, कई बार बॉन्ड करता है, कई बार जो है पे करता है। ये सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको डिस्कस कर दूंगी। एक ये क्वेश्चन और बनता है, बाकी आप जो है सारी जो इलस्ट्रेशंस हैं उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी उसको लिख कर जो है मुझे बता सकते हैं जो है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।